हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीक्वेंसी ट्यूटोरियल पे। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स। तो बच्चों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आई हूं और आई होप जो आज मैं आपको करवाऊंगी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो बच्चों, जैसे कि नीट की प्रिपरेशन सारे बच्चे अभी कर रहे होंगे, तो नीट के प्रिपरेशन के साथ साथ अगर आपको ये पता चले कि आपकी आउटपुट कितनी है तो आप और अच्छे से मेहनत कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। हम द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल वाला चैप्टर अभी कर रहे थे, तो उसी में से मैंने कुछ एक क्वेश्चंस लिखे हैं जो हमारे पहले आए हुए हैं नीट के अंदर। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आउटपुट देखेंगे कि हमारी कितनी तैयारी हो गई है और हमें कितनी प्रिपरेशन अभी करनी है। ऐसे ही हम हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में से, हर एक टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं या फिर जिनके आने के बहुत चांसेस हैं, उन क्वेश्चंस को लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी प्रिपरेशन जो है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। जैसा कि आप सबको पता ही है कि नीट में हर एक क्वेश्चंस जो है वो 4 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो जब मैं आपको आंसर बताऊं उससे पहले आप अपना आंसर सोच के रख लेना, और अगर आपका बिल्कुल ठीक है तो 4 मार्क्स उसमें ऐड कर देना, और अगर आपका गलत है तो आप 1 नंबर काट देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। और जब हमारा पूरा हो जाएगा, जितने हमें क्वेश्चन आज सॉल्व करवाने हैं, तो लास्ट में आप अपने आउटपुट कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस में से कितने ठीक हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें अपनी इम्प्रूवमेंट को भी देखना। कोई भी जब हम टॉपिक करते हैं बच्चों, तो उससे पहले उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज यहाँ पे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में से ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जिन बच्चों ने माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है वो पहले उसको पढ़ लेंगे, फिर इसको सॉल्व करना, क्योंकि पढ़ने के बाद जब हम सॉल्व करते हैं तब हमें वो टॉपिक और उसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आसान लगते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली हाईली कन्वर्टेड फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग नोन एज। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, फोल्डेड होती है। तो जो इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्डेड सीरीज में होती है उसको क्या कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो है वो रफ होती है, फोल्डेड होती है, तो उसका नाम क्या है। फर्स्ट, थाइलाकॉइड। क्या उसका नाम थाइलाकॉइड है? क्या उसका नाम लेमिला है? क्या उसको क्रिस्टा बोलते हैं या फिर उसको ग्रेना बोलते हैं? तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, बहुत ज़्यादा आसान है। सारे बच्चों ने इसको राइट लिख लिया होगा क्योंकि ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं थी। सो राइट आंसर हमारा क्या है इसमें? सी, दैट इज़ द क्रिस्टा। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, फोल्डेड मेम्ब्रेन जो है, उसको क्रिस्टा बोलते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, ऑक्सीसोम्स ऑफ F0 F1 particles occur on। ऑक्सीसोम्स क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको ऑक्सीसोम बोलते हैं। और ऑक्सीसोम्स पार्टिकल्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं? आंसर मैंने बता ही दिया है, थाइलाकॉइड। सेकंड, माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस पे। थर्ड, क्लोरोप्लास्ट सरफेस पे। फोर्थ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। तो जैसा कि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि जो ऑक्सीसोम्स है जिसको F0 F1 पार्टिकल्स कहा जाता है, जिसको F5 F6 पार्टिकल्स भी कहा जाता है, या फिर जिसको मोरेन फर्नांडिस पार्टिकल्स भी कहा जाता है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो कि रफ है, जो कि क्रिस्टा है, उस पे प्रेजेंट होता है। सो राइट आंसर हमारा क्या हो गया इसमें से? डी, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टा एक्ट एज साइट्स फॉर। माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन है क्रिस्टा, वो किस तरह से, किस साइट से रिएक्ट कर रहा है? फर्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या क्रिस्टा के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है? सेकंड है ब्रीथिंग ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, ब्रेकिंग्स ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या वहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है?
फोस्फोराइलेशन ऑफ फ्लेवोप्रोटीन, क्या वहाँ पर फोस्फोराइलेशन होती है, या फिर डी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो बेटा देखो हमने पढ़ा था ये भी कि भाई जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पर पूरा हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। तो उसमें क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, फिर क्रेब्स साइकिल चलती है और एंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। तो उसी के दौरान क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। सो द राइट आंसर इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन रिच इज फोस्फोलिपिड। जितने भी आपके क्वेश्चन है बेटा पहले आए हुए हैं ये, तो आप इनको ध्यान से सॉल्व करो। फिर से बोल रही हूँ, जो आपका बिल्कुल ठीक है उसके 4 मार्क्स ऐड कर लेना, जो आपका गलत हो जा रहा है उसका 1 मार्क्स आप माइनस कर देना। फिर एंड में देखना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपको इस टॉपिक को और कितना पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है इसमें, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है उसमें कौन से टाइप का फोस्फोलिपिड ज़्यादा होता है, कौन से टाइप का फोस्फोलिपिड है। तो ये तो रटने का था बेटा, ये समझने का नहीं था। तो जिन बच्चों ने इसको अच्छे से रटा होगा उनको याद होगा। तो फर्स्ट क्या है, कार्डियोलिपिन, सेकंड क्या है फोस्फेडाइल्स आइनोसिटॉल, थर्ड क्या है फॉस्फेल्डिहाइड सीरीज, और फोर्थ क्या है फॉस्फेल्डिहाइड कॉलिन। तो ये क्या है बेटा, फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा है कि ये समझने का नहीं था, ये आपका रटने का पॉइंट था। तो इसमें क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें कार्डियोलिपिन फोस्फोलिपिड रिच होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, द मेन ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड राउटिंग ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर डेजिनेशन इज। जो मेन ऑर्गेनेली है जो कि मॉडिफिकेशन भी करती है और साथ साथ में प्रोटीन का सिंथेसिस भी करती है, तो उसका नाम बताना है कि कौन सी होती है। तो क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इसमें से देख लेते हैं कि कौन सी है। देखो भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम होता है। कौन से टाइप का राइबोसोम होता है, 70s राइबोसोम होता है। और वो राइबोसोम होता है तो क्या काम होगा, प्रोटीन के सिंथेसिस का काम भी अपने आप कर लेता है। इसके अलावा इसमें कई सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखो क्या है बेटा, हु क्वाइंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की टर्म को किसने दिया था। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था। क्या है क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया के टर्म को किसने दिया था। सो माइटोकॉन्ड्रिया के टर्म को ये भी बेटा याद करने का है, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है। तो जिन बच्चों ने याद किया होगा उनको आंसर पता होगा। सो राइट आंसर क्या है इसका, कार्ल बेंडा। यहाँ पे बेंडा लिख रखा है सिर्फ, तो राइट आंसर जो है वो क्या है, बेंडा। पूरा नाम क्या था, कार्ल बेंडा। इसने क्या किया था, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की टर्म को दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो मिट डीएनए इज मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो किस तरह का होता है। तो जिन बच्चों ने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाया हुआ है उनको साफ साफ पता होगा कि कैसा होता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या है, सिंपल सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। कैसा होता है, सिंपल स्ट्रैंडेड लीनियर। कैसा होता है, नहीं होता। सिंपल सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, क्या सिंगल स्ट्रैंड का होता है और सर्कुलर होता है। सिंपल सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए क्या इस तरह का होता है। सिंपल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि जो डीएनए है उसमें कैसा होता है, सिंपल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जिसको कि मिट डीएनए बोलते हैं। और उसके अंदर 2 बेस पेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका, फोर्थ, सिंपल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज़। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है जिसको क्रिस्टा बोला था हमने, तो उस मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। फर्स्ट, NADH डिहाइड्रोजिनेज, क्या ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। सेकंड,
BC कॉम्प्लेक्स, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स होता है? सॉरी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ये भी एक हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही आएगा। तो क्या ये सब प्रेजेंट होते हैं? तो बच्चों इसके लिए फिर से वही चीज़ कहूँगी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है बेटा, ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहीं पे क्या है, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चलता है। ओके, तो ये सारे भी वहीं पे प्रेजेंट होंगे। सो राइट आंसर क्या हो गया इसका? डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमरस लार्जर माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मायोकार्डियल मसल्स सेल आर नोन एज। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, न्यूमरस लार्जर साइज का, मतलब लार्ज साइज का है। तो मायोकार्डियल मसल सेल जो है उसमें क्या कहा जाता है उसको? अब हमें पता है भाई मसल्स के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? सार्को। क्या वर्ड यूज़ होता है? सार्को। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, मायोसोम्स कहा जाता है उसको, सार्कोसोम्स कहा जाता है, मायोकार्डियन या फिर माइटोसोम कहा जाता है। सो अब भी मैंने आपको क्या कहा है बेटा, सार्को वर्ड यूज़ होता है। तो क्या है, न्यूमरस लार्जर माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मायोकार्डियल मसल्स सेल में होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज्ड टू विजुअलाइज द माइटोकॉन्ड्रिया। कौन से टाइप का स्टेन माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए यूज़ किया जाता है? ठीक है, मीन्स क्या है कि कौन से टाइप की एक डाई है जो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट है एसीटा कार्मीन, सेकेंड एसीटो ऑरिसिन, थर्ड जेनस ग्रीन एंड लास्ट ऑरेंज जी। तो बच्चों इसमें समझने का तो कुछ नहीं है, आपको ये भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद करना पड़ेगा। तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, क्या है, जीनस ग्रीन। जीनस ग्रीन जो है एक टाइप का स्टेन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच इज़ प्रेजेंट इन ई कोलाई इंस्टेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है क्वेश्चन, दोबारा पढ़ते हैं। विच इज़ प्रेजेंट इन ई कोलाई इंस्टेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोला है बच्चों इसमें कि भाई ये बताओ कि ई कोलाई जो है उसमें ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही काम करता है। तो हमारा आंसर क्या है, ए ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, सेकंड है राइबोसोम, थर्ड है ग्लाइकोसोम, लास्ट है मीजोसोम्स। तो जिन बच्चों ने प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम भी पढ़ा हुआ है, बना के देखा हुआ है, उनको पता होगा कि भाई क्या है, प्रोकैरियोटिक के केस में मीसोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह रिएक्ट करता है, क्योंकि मीसोसोम्स के अंदर बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन का जो स्पर्म है, स्पर्मेटोजोआ जो है, उसमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या है कि ह्यूमन स्पर्म में कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा रट्टा लगाने का है ये भी, तो क्या है 25 होते हैं। और आपको समझने की क्या बात है कि भाई जो ह्यूमन का स्पर्मेटोजोआ जो होता है, स्पर्म सेल जो है, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्पाइरल फॉर्म में होता है। कैसी फॉर्म में होता है? स्पाइरल फॉर्म में होता है। और ये जो स्पाइरल फॉर्म में होता है उसको वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, निभिनकन। क्या बोलते हैं? निभिनकन। जो स्पर्म सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्पाइरल फॉर्म में होता है, उसको क्या बोलते हैं? निभिनकन बोलते हैं। ठीक है, क्यों? साइंटिस्ट के नाम पे है उसका नाम, निबन कुहन साइंटिस्ट ने उसको दिया था, इसलिए उसको निभिनकन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, येलोइश कलर ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, येलोइश कलर ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, जो मैट्रिक्स है तो उसका येलोइश कलर होता है।
तो भाई येलोइश कलर जो होता है वो बताओ किसकी वजह से होता है, कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है। तो ये भी बेटा रटने का ही था, याद रखना है कौन सी होती है, राइबोफ्लेविन। कौन सी होती है, राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन जो है बच्चों वो देखो एक बार, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज इन द सेल ऑफ, कौन सी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ जाता है। तो कौन सी सेल में होता है, डॉर्मेंसी सेल में, जर्मिनेटिंग सेल में, ड्राई सीड्स में, या फिर डेड सीड्स में। तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब कभी भी कोई सेल अपनी ग्रोथ करती है तो उस टाइम पे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा होता है, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, जर्मिनेटिंग सीड्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट, इनमें से सारी की सारी स्टेटमेंट ट्रू हैं सिर्फ एक को छोड़ करके। अब पढ़ते हैं कि वो एक कौन सी है। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो बिल्कुल सच है भाई, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। सेकंड, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज कॉल्ड द मिड डीएनए। ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है उसको मिड डीएनए बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल साइट फॉर ऑक्सीडेशन, हाँ जी ये भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ कैल्विन साइट, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ कैल्विन साइट। क्या कैल्विन साइकिल भी चलती है, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है। कैल्विन साइकिल जो है वो तो बेटा हम प्लांट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर, डी, कि भाई और सारी चीज़ें होती हैं किसको छोड़ करके, कि भाई कैल्विन साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is the typical features of prokaryotic cell? इनमें से ये बताना है प्रोकैरियोटिक सेल का एक टिपिकल फीचर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन एब्सेंस ऑफ डीएनए, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए नहीं होता। सेकेंड, एब्सेंस ऑफ आरएनए, क्या आरएनए नहीं होता। थर्ड, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस नहीं होता है। और फोर्थ है एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें बताना है कि भाई इनमें से प्रोकैरियोटिक सेल जो है कौन सा फीचर्स उसका नहीं है। तो देखो बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, दूसरा डीएनए भी होता है, तीसरा उसके अंदर आरएनए भी है, आरएनए होता है ना। क्या है इसका आंसर, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, प्रो का मतलब हुआ प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब हुआ न्यूक्लियस, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the reason prokaryotic cell where the double stranded single circular DNA is present is called, क्या पूछा है इसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल में रीज़न बताना है कि कौन सा रीज़न है जहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट क्या है, राइबोसोम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो कौन से टाइप का राइबोसोम होता है बच्चों, कौन सा होता है प्रोकैरियोटिक में, 70s राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, याद रखने का पॉइंट है। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। सेल्यूलोज तो भाई प्लांट की सेल वॉल होती है, ठीक है। फोस्फोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी, और काइटिन जो है वो फंगस की सेल वॉल होती है। सो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, पेप्टाइडोग्लाइकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जो है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? प्लाज्मिड। क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें प्लाज्मिड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, हम सब ने पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्या है बेटा? द मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग विच इज थ्रोट टू बी द साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड। मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग मतलब बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है ना, वॉल है अंदर मेम्ब्रेन है। सो मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, बीच बीच में से फोल्ड हो रखी है, और जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है वही उसी को कहा जाता है कि वो मेन डीएनए रेप्लिकेशन की साइट है। तो उसका नाम पूछा है कि वो कौन सी है, तो बेटा जो फोल्डेड जो होती है मेम्ब्रेन उसको क्या कहा जाता है प्रोकैरियोटिक में? मीसोसोम। क्या कहा जाता है? मीसोसोम। और मीसोसोम के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इसलिए वो एज ए माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स्ट्रा सेल्यूलर अपेंडेज विच हेल्प इन द मूवमेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की मूवमेंट में, बैक्टीरिया को मूव करवाने में कौन हेल्प करता है? तो बच्चों इसका तो बिल्कुल साफ साफ सा जवाब है कि जो मूवमेंट होती है उसके लिए फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो सभी बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता है, किसी बैक्टीरिया में होता है, किसी में नहीं होता है। ठीक है, किसी बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला होता है और किसी में बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट आंसर किसको टिक करेंगे? फ्लैजिला को। फ्लैजिला की हेल्प से ही बैक्टीरियल सेल मूव करती है। नेक्स्ट देखो क्या है? एक्सट्रीमली फाइन एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चर। दोबारा पढ़ते हैं, एक्सट्रीमली फाइन एक्स्ट्रा सर्कुलर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। ये बोला है बेटा कि एक क्या है, बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर है और कैसा है, जो कि बैक्टीरियल सेल के एक्सट्रीम बाहर की तरफ निकला हुआ है, और वो क्या कर रहा है? सेल टू सेल कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कौन सा होगा? कौन सा होगा बेटा? सेक्स पिली। सेक्स पिली जो है वो क्या करेगा? ट्रांसडक्शन, मतलब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है बैक्टीरिया में तो सेक्स पिली की हेल्प से होती है। दो बैक्टीरियल सेल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो सेक्स पिली की हेल्प से आती हैं। सो राइट आंसर क्या हो गया बेटा? सी, दैट इज सेक्स पिली। नेक्स्ट क्या है? विच टाइप ऑफ वैक्यूल प्रोवाइड द बायोएंसी टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को बायोएंसी कौन से टाइप का वैक्यूल प्रोवाइड करता है? तो ऑप्शन पे आ जाते हैं एक बार। फर्स्ट है लाइसोसोम। तो भाई लाइसोसोम तो खुद में क्या है, कोई वैक्यूल नहीं हुआ, यहाँ पे ये वैक्यूल का काम नहीं कर रहा है। दूसरा है सैप वैक्यूल। अब देखो बेटा सैप वैक्यूल क्या होते हैं? सैप वैक्यूल अपने अंदर कुछ पिगमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं, लाइक एंथासिनिन। तो ये क्या करते हैं? पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं, तो बायोएंसी में तो ये हेल्प नहीं करते हैं। सेकंड है गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल जो है ये राइट आंसर है। यही क्या करता है? बैक्टीरियल सेल की बायोएंसी में हेल्प करता है। सो राइट आंसर हमारा थर्ड है, गैस वैक्यूल। फोर्थ देख लेते हैं, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल तो नाम से ही लग रहा है बेटा, ये क्या करता है? फूड का स्टोरेज करता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो एवरेज थिकनेस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो कितनी होती है? तो बेटा ये जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाया था तो उसमें पढ़ा था कि एवरेज 75 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। सो ऑप्शन में अगर हमने देखा तो इतना तो नहीं दे रखा है, कहीं पर भी 75 से 100 एंगस्ट्रॉम नहीं दे रखा है, तो नैनोमीटर दे रखा है। तो एक बार चेक करते हैं। फर्स्ट क्या है? 5 to 10 एंगस्ट्रॉम, ये तो नहीं हो सकता। सेकंड क्या है? 5 to 10 नैनोमीटर। 5 to 10 नैनोमीटर जो है वो 75 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के इक्वल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 to 10 माइक्रोमीटर, 15 to 20 एंगस्ट्रॉम। सो राइट आंसर क्या हो गया हमारा?
5 to 10 नैनोमीटर, यहाँ पे नैनोमीटर में दे रखा है, किसी किसी बुक में एंगस्ट्रॉम में भी दे रखा है। तो आपको ये लर्न करना है, अगर एंगस्ट्रॉम में मिले तो 75 से 100 एंगस्ट्रॉम, अगर नैनोमीटर में थिकनेस को कोई पूछे तो आप बता देना कि 5 से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों ये थे हमारे आज के कुछ एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस। तो आपको शायद इन सब को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ एक और बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो हमारे पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ओके, तो जितने भी आपने सॉल्व कर लिए हैं अपने आउटपुट को कमेंट में ज़रूर लिखें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले अपने खुद के प्रिपरेशन भी करें। ओके, तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड बाय बाय।